हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कहानी उस डैशिंग मम्मी की है जो अपने बेटे को जज बनते देखना चाहती है और खुद अपने आप को जासूस बनने से रोक नहीं पाती। कहानी मजेदार है जिसमें थ्रिल भी है और इमोशंस भी। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हॉस्टल की रूम में बैठा वो लड़का स्टडी कर रहा होता है कि तभी अचानक छत से खून की बूंदें टपकने लगती है। ऊपर के फ्लोर की रूम से वो ब्लड आ रहा है। वो लड़का भागते हुए ऊपर की रूम में जाता है मगर फिर कभी वापस नहीं आता। बेबो जो कोरिया के एक छोटे से टाउन में ब्यूटी पार्लर चलाती है, दूसरों के लफड़े में नाक घुसाना उसकी पुरानी आदत है। वो सिर्फ इंटरफियर नहीं करती बल्कि लड़ने तक तैयार होती है। उसे अपने लड़के जिंशु पे बहुत नाज है। जिंशु सियोल में लॉ की पढ़ाई कर रहा है। उसका यह आखिरी साल है। बेबो चाहती है कि जिंशु जज बने कि तभी उसको जिंशु का कॉल आता है कि वो हॉस्टल की जिस रूम में रहता है उस रूम का उस महीने का पानी का बिल $1200 आया है। तो वो चाहता है कि बेबो उसे पैसे भेजे। $1200 कुछ ज्यादा ही बिल है। नॉर्मली $50 बिल आता है। वो अमाउंट सुन के बेबो भी शॉक होती है। जिंशु की फाइनल एग्जाम 5 दिन में शुरू होने वाली है तो वो छानबीन करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मगर इतनी बड़ी अमाउंट आसानी से देने वालों में से बेबो है नहीं। तो बेबो पहली बस पकड़ के सियोल जिंशु के प्राइवेट हॉस्टल पहुंचती है। जिंशु की रूम के दरवाजे पे ही हॉस्टल के मालिक ने वार्निंग लगाई होती है, बिल भरो वरना रूम खाली करो। माँ को देख के जिंशु पूरी तरह शॉक हो जाता है। चेहरे पे खुशियों की जगह तनाव फैल जाता है। बिल को देख के बेबो जिंशु से कहती है उसके पार्लर का साल भर के पानी का बिल भी उतना नहीं आता। जिंशु चाहता है कि माँ पैसे दे और मैटर को क्लोज करे, बाल की खाल ना उखाड़े। एग्जाम के बाद उसे वैसे भी रूम छोड़ना है, मगर वो बेबो है, इतनी आसानी से थोड़ी नाइंसाफी बर्दाश्त करेगी। तो वो जिंशु से कहती है कि वो उसे बस 4 दिन दे, वो इस मैटर की तह तक जाएगी और इतना बड़ा बिल आने की पीछे की सच्चाई ढूंढ निकालेगी। बेबो का कॉन्फिडेंस भी इतना जबरदस्त है कि वो अपने साथ सिर्फ 4 दिन रहने के कपड़े लेके आई है। वो सुन के जिंशु और टेंशन में आता है। बेबो का उसे बार बार जज कह के बुलाना उसे अच्छा नहीं लगता। वो जज नहीं वकील बनना चाहता है क्योंकि वकालत में पैसे है, जज बनने में नहीं। जज का रिस्पेक्ट लेके क्या करना है, दुनिया तो पैसे को सलाम करती है। बेबो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो उसके लिए पढ़ाई का महत्व कुछ ज्यादा ही है। रात को उसे 405 नंबर की रूम से अजीब आवाजें सुनाई पड़ती है। रूम के बाहर फर्श पे खून के धब्बे उसे नजर आते हैं। वो समझ जाती है रूम में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। अगले दिन वो हॉस्टल के मैनेजर से मिलने का फैसला करती है। सीढ़ियों के नीचे उसकी मुलाकात पढ़ाकू दिखने वाले एक लड़के बिंगो से होती है। वैसे बिंगो है डफर लड़का। वो बेबो को मैनेजर का ऑफिस दिखाता है। बेबो मैनेजर को बिल दिखा के एक्सप्लेनेशन मांगती है, जहाँ रब्बी भी होता है जो मैनेजर का खास नौकर है। मैनेजर का आदमी मीकू बेबो से कहता है कि रूम नंबर 404 और 403 इन दोनों रूम के पानी का मीटर एक है। टोटल बिल $2300 आया है तो दोनों को आधा आधा देना पड़ेगा। 404 में जिंशु रहता है, उसके हिस्से में 1150 आता है जो उसे भरना होगा। बेबो उससे लड़ पड़ती है कि 404 में उसका लड़का अकेला रहता है और अकेले आदमी का बिल इतना कैसे आएगा। मैनेजर कहता है तो फिर 403 वाले को पूरा बिल भरने बोलो। वो बेबो को 403 में रहने वाले लड़के का यानी रीमो का कांटेक्ट नंबर देता है। बेबो पानी का मीटर चेक करती है मगर उसमें ना कोई खराबी है ना पानी लीकेज हो रहा है। 403 रूम पे तो ताला लगा है तो वो चेकिंग नहीं कर सकते। प्लम्बर बताती है कि आजकल पानी की भी चोरी होती है। ये प्रॉब्लम बाकी रूम में भी होता होगा मगर कोई भी रूम मेंबर बेबो से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बेबो अकल चला के सबके दरवाजे पे इनविटेशन लगाती है कि शाम को वो सबको फ्री में खाना खिलाएगी, मगर बिंगो को छोड़ के कोई भी नहीं आता। बिंगो तो कुछ काम का है ही नहीं। वो बेबो को बताता है कि वो पिछले 2 साल से फेल हो रहा है। उसने तो अभी तक फर्स्ट ईयर भी पास नहीं किया। एग्जाम 4 दिन पे आ गई है। जिंशु पढ़ाई में लगा है तो बेबो टिफिन लेके सीधा उसके क्लास पहुंच जाती है। वो देख के जिंशु उस पे बहुत बिगड़ता है। तभी बेबो नोटिस करती है कि हर स्टूडेंट कोई अजीब ड्रिंक्स पी रहा है। एक स्टूडेंट से उसे पता चलता है कि वो एक नया एनर्जी ड्रिंक है जो कॉलेज कैंपस में मिलता है जिसका नाम इंस्टेंट पास है। स्टूडेंट बताता है कि इस ड्रिंक से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, दिमाग तेज होता है। बेबो जिंशु से कहती है कि वो ये ड्रिंक क्यों नहीं ट्राई करता। जिंशु बस इतना ही चाहता है कि उसकी माँ बिल भर के जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। रात को वो हॉस्टल पहुंचती है तो देखती है एक टेम्पो से रब्बी पानी की कई बोतलें उतार रहा है। उन बोतलों को रूम नंबर 405 में ले जाया जाता है। जिस रूम के बाहर बेबो को खून के धब्बे दिखे थे वही धब्बे उसे टेम्पो पे भी दिखाई देते हैं। वो रूम नंबर 405 जाती है और आओ देखती है न ताओ रब्बी के सर पे अपना पर्स जोरों से मारती है। रब्बी वहीं पे बेहोश हो जाता है तो मीकू बेबो को मारने मुड़ता है कि तभी वहाँ पे पुलिस आती है तो पता चलता है
उस रूम में इंस्टेंट पास से ड्रिंक अवैध तरीके से बनाया जाता है। हॉस्टल का मैनेजर इसमें इन्वॉल्व है। मैनेजर कहता है वो तो ड्रिंक बनाता है, शराब या ड्रग्स थोड़ी बेचता है। और ये ड्रिंक बनाने के लिए रॉसबेरी शरबत और वाइग्रा इस्तेमाल किया जाता है जो बैन नहीं है। जिस पर बेबो मैनेजर पे गुस्सा होती है कि वो स्टूडेंट की अकल बढ़ा रहा है या कोई और चीज। बेबो पुलिस वाले से कहती है कि ये ड्रिंक बनाने के लिए अवैध तरीके से पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका बिल हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट से वसूला जाता है। मैनेजर कहता है कि वो तो पड़ोस की नदी से पानी लाता है, इस रूम के नल को तो पानी ही नहीं आ रहा। मैनेजर पुलिस को घूस दे के मामला पलटा देता है तो पुलिस बेबो को ही रब्बी पे अटैक करने के जुर्म में अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। बेचारे जिंशु को ही जमानत देके अपनी माँ को छुड़ाना पड़ता है। वो बेबो से कहता है मैं एग्जाम की तैयारी करूं या तुम्हारे ये लफड़े छुड़ाते रहूं, पढ़ाई का टेंशन ऊपर से तुम्हारा टेंशन, 1200 के बिल के लिए क्या तुम मेरा फ्यूचर बर्बाद करोगी। अब एग्जाम को 3 दिन रह जाते हैं। बेबो रब्बी को सॉरी कहने उसके रूम पहुंचती है। वो उसके लिए ढेर सारा खाना बनाती है। रब्बी को समझ में नहीं आता इस औरत को क्या कहे। वो बेबो से कहता है कि वो अनाथ है। तो बेबो इस बात पे इमोशनल होती है कि उसने एक अनाथ बच्चे को जख्मी किया। वो रब्बी से कहती है कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। रब्बी उससे पूछता है कि क्या उसका पानी का मैटर सॉल्व हुआ। बेबो कहती है 403 पे कब से ताला लगा है, वो लड़का फोन ही नहीं उठाता। तो अब रब्बी इमोशनल होके बेबो से कहता है कि वो उसके लिए उस 403 वाले को ढूंढेगा। दूसरे दिन वो 403 के बाहर पहुंच जाते हैं मगर उधर ताला ही लगा है। उनकी आवाजें सुनकर 402 में रहने वाली लड़की उन पे बिगड़ती है। मगर ताज्जुब की बात यह होती है कि वो बिना दरवाजा खोले पहचान जाती है कि बेबो 404 वाले की माँ है, जिससे बेबो भी सरप्राइज होती है। रब्बी उस लड़की को गाली गलौज करने लगता है। बेबो रब्बी से कहती है कि औरतों का रिस्पेक्ट करो, औरतें नहीं होती तो तुम पैदा नहीं होते। अब ये दोनों बिंगो के पास पहुंच जाते हैं जो सबकी खबर रखता है। बेबो उससे 403 में रहने वाले रीमो के बारे में पूछताछ करती है। बिंगो बताता है कि रीमो सेकंड ईयर के एग्जाम में 10 बार फेल हो चुका है और ऐसे लड़के कहीं पे भी जाते हैं। वो स्पेशल क्लास को अटेंड कर रहा होगा, लाइब्रेरी में होगा या कैफे में बैठ के टाइम पास करता होगा, कुछ नहीं तो वीडियो पार्लर में वक्त खराब करता होगा। बेबो और रब्बी सब जगह रीमो को ढूंढते हैं तो एक वीडियो पार्लर में वो उन्हें मिलता है। बेबो उसे वाटर बिल के बारे में बताती है जिसके बारे में रीमो को कुछ पता नहीं। रीमो के उंगली में उसे वेडिंग रिंग दिखाई देती है। अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और वो शादी करके बैठा है। बेबो रीमो से पूछती है कि क्या उसकी वाइफ उसके साथ रहती है। रीमो ना कहता है। बेबो समझ जाती है कोई तो बात है जो रीमो छुपा रहा है। वो रीमो से कहती है कि वो उसका रूम चेक करना चाहती है। रीमो उससे कहता है एग्जाम का माहौल है तो वो स्टडी पे कंसंट्रेट करना चाहता है। वो इनकार करते हुए वहां से चला जाता है। बेबो रब्बी से कहती है कि 402 में रहने वाली लड़की सब रूम मेंबर के बारे में जानती है। बिना देख के उसने पहचान लिया कि मैं 404 में रहने वाली की माँ हूँ, तो वो रीमो के बारे में भी जरूर कुछ ना कुछ जानती होगी। बेबो बड़ी अकलमंदी से फ्री फूड डिलीवरी का बहाना बना के 402 वाली शीना की रूम में एंट्री पा लेती है। शीना की पूरी रूम आउटफिट से भरी है, अंदर एसी भी लगा है। शीना पुलिस सर्विस के एग्जाम की पढ़ाई कर रही है। शीना बताती है कि वो पुलिस बनने में इंटरेस्टेड नहीं है मगर उसके डैडी कमिश्नर पुलिस है जो उसके पुलिस बनने पे जोर दे रहे हैं। बेबो उससे कहती है कि पुलिस की ड्रेस में वो बहुत जचेगी, लेडी पुलिस को तो बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। बेबो पहचान जाती है कि उस दिन शीना ने ही पुलिस को कॉल किया था जब वो मैनेजर के इलीगल ड्रिंक फैक्ट्री में घुसी थी। शीना बेबो से कहती है कि वो उस रीमो से चौकन्ना रहे। शीना बताती है कि उस रात जब बिजली चली गई थी तो वो बाहर लगाई इलेक्ट्रिक बॉक्स में फ्यूज चेक करने गई। तभी अचानक ये रीमो वहां आया। उसने बताया कि उसके घर में पानी ओवरफ्लो हो जाने से शॉर्ट सर्किट हुआ है। उसने फ्यूज ऑन कर दिया। उसकी रूम के दरवाजे से मुझे खून बाहर आता हुआ नजर आया। पानी के ओवरफ्लो से वो बाहर आ गया था। उसे मुझ पे शायद शक हुआ। मैंने डर के मारे अपने आप को रूम में बंद कर दिया। शीना की बातें सुन के बेबो सीरियस हो जाती है। शीना बताती है कि उस रूम में जरूर कुछ हुआ है। उसके अगले दिन सुबह रीमो की रूम से झगड़े की आवाजें भी सुनाई दी थी। बेबो शीना से कहती है कि वो इस मामले की गहराई तक जाएगी। अब बेबो मैनेजर के पास जाके उससे कहती है कि वो 403 रूम को चेक करना चाहती है मगर मैनेजर साफ मना करते हुए उससे कहता है कि बिना रीमो के परमिशन वो ये नहीं कर सकता। और 402 वाली शीना तो पक्की झूठी है, सबसे झूठ कहती रहती है कि वो कमिश्नर की लड़की है। कमिश्नर की लड़की क्या ऐसे हॉस्टल में रहती है। बेबो कहती है कि फिर भी वो अपनी तसल्ली के लिए रूम नंबर 403 चेक करना चाहती है। मैनेजर उसे हंसी में उड़ाता है। तभी रूम नंबर 303 के लड़की की माँ आती है। यहाँ बेबो को बिंगो से पता चलता है कि पूरे 2 हफ्ते बाद रीमो हॉस्टल लौटा है। तो बेबो सीधा रीमो के रूम पहुंचती है।
वो रीमो से कहती है कि वो जान गई है कि 2 हफ्ते पहले उस रात उसकी रूम में पानी ओवरफ्लो हुआ था। तभी बेबो को रूम में लेडीज शूज दिखाई देते हैं। उसे शक होता है कि रीमो के साथ कोई लड़की भी रहती है, इसीलिए उसके घर में पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। रीमो उससे कहता है कि उसकी रूम में कोई लड़की नहीं रहती, वो अकेला रहता है। वो बेबो को अंदर घुसने नहीं देता। दोनों हाथापाई पे उतर आते हैं कि तभी वहाँ पे जिंशु आता है और अपनी माँ की ड्रामेबाजी पे नाराज होता है। वो रीमो से माफी मांग के बेबो को वहाँ से ले जाता है। तभी हमें रीमो की गर्दन पे खरोचने के निशान दिखाई देते हैं। परेशान जिंशु बेबो पे बिगड़ता है कि क्या तुम फिर से अरेस्ट होना चाहती हो और मैं तुम्हें छुड़ाता रहूं? अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहती हो तो तुरंत यहाँ से चली जाओ। उसकी बातें सुन के बेबो दुखी होती है। अब एग्जाम को 2 दिन रह जाते हैं। बेबो जिंशु के रूम की साफ सफाई करके दुखी होकर वहाँ से निकलती है। सीढ़ियों के नीचे उसे बिंगो मिलता है। वो उससे कहता है कि मेरे डैडी बड़े पैसे वाले हैं, उन्होंने मुझे एक कार गिफ्ट की है। शर्त सिर्फ ये है कि मुझे एग्जाम में पास होना है, मगर मैं कार नहीं, उनका प्यार चाहता हूँ, उनका अटेंशन चाहता हूँ, जैसे तुम अपने लड़के से करती हो। बेबो उसे देखती रह जाती है। अब बेबो मैनेजर को वाटर बिल के $1,200 देती है। मैनेजर उसे वो वापस करते हुए कहता है कि रीमो ने बिल के पूरे 2,300 पे किए हैं और तुम उसे खामखा बदनाम करने में लगी थी। रीमो ने एक्सेप्ट किया है कि उसी ने इतना पानी इस्तेमाल किया था। बेबो के जाने से रब्बी बड़ा इमोशनल होता है। जाते जाते बेबो लॉ क्लास में जाके एक नजर अपने बेटे जिंशु को देखती है। तभी उसे रूम नंबर 303 की माँ यानसु दिखाई देती है। 2 हफ्ते से उसका लड़का लापता है। वो हॉस्टल में नहीं, क्लास में नहीं, तो गया कहाँ? एक माँ की वो हालत देख के बेबो का दिल पिघलता है। बेबो को याद आता है कि 303 ये रूम ठीक उस 403 रूम के नीचे है और उस दिन सुबह शीना ने 403 से 2 लोगों के झगड़े की आवाजें सुनी थी और उसी झगड़े के बाद से यानसु का बेटा बोनी गायब है। बेबो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अपना जाना कैंसिल करके रब्बी की रूम में रहने जाती है। वो रब्बी को बताती है कि 303 में रहने वाला बोनी पिछले 2 हफ्ते से गायब है। उसका मर्डर उस 403 वाले ने किया है। रब्बी बेबो से कहता है कि रेंट ना भरना पड़े, इसलिए काफी लड़के हॉस्टल से बिना बताए भाग जाते हैं। बेबो कहती है कि शक को मन में नहीं रखना चाहिए, उस 403 वाले रीमो की रूम एक बार तो चेक करनी ही पड़ेगी। तो वो उसे रूम नंबर 403 की डुप्लीकेट चाबी लाके दे। रब्बी इस बात के लिए तैयार तो नहीं, मगर बड़ी मुश्किल से एक माँ मिली है, तो बेचारा वो कैसे मना करता। ऊपर से बेबो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे उसके ब्यूटी पार्लर में आराम का जॉब देगी, हर महीने उसे $100 सैलरी मिलेगी। तो रब्बी तैयार होता है। रात को रीमो एक बड़ा सा बैग कैब में डाल के कहीं चला जाता है। तो यहाँ रब्बी मैनेजर के ड्रॉवर से 403 की डुप्लीकेट चाबी चोरी करता है। दूसरे दिन रीमो के बाहर जाने के बाद बेबो सीढ़ियों के नीचे बैठे बिंगो से कहती है कि वो 403 की तलाशी लेने जा रही है, तो अगर रीमो वापस आया तो फोन करके उसे आगाह करे। डुप्लीकेट चाबी से वो रीमो की रूम में एंट्री करते हैं। रूम में सब जगह बुक्स पड़ी होती है। बेबो को वहाँ टेबल पे रीमो की उसके वाइफ के साथ वाली फोटो फ्रेम दिखती है। अब बेबो एक जासूस की तरह रीमो के वॉशरूम की तलाशी लेने लगती है। तो उसे वहाँ बहुत सारे सल्फ्यूरिक एसिड के कैन दिखाई देते हैं। तो वो ड्रेनेज की जाली हटा के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। तो उसके हाथ बाल का बड़ा गुच्छा लगता है जिसपे ईयररिंग लटक रहा है। जाहिर है वो किसी औरत के बाल है। वो देख के बेबो के होश उड़ जाते हैं। बेबो खून लगे वो बाल सबूत के तौर पे प्लास्टिक की थैली में डाल देती है कि तभी यहाँ नीचे रीमो आ जाता है। बिंगो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर रीमो नहीं मानता। वो अपनी रूम की तरफ निकलता है। बिंगो मैसेज करके ये बात बेबो को बताता है, मगर बहुत देरी हो चुकी है। तो बेबो और रब्बी दोनों बाथरूम में चुप जाते हैं। रीमो फ्रस्ट्रेट हुआ है। वो बाथरूम जाता है तो उसे ड्रेनेज की जाली हटाई हुई नजर आती है। अब जब रात को वो सो जाता है तो रब्बी और बेबो उसकी रूम से निकलने जाते हैं, मगर दरवाजा बंद करने के चक्कर में रीमो की नींद खुल जाती है। फिर भी दोनों भागने में कामयाब होते हैं, मगर रीमो समझ जाता है कोई तो उसकी रूम में आया था। यार रब्बी और बेबो हॉस्टल से निकल रहे होते हैं कि सामने से जिंशु आता है। अपनी माँ को देख के वो शॉक होता है, क्योंकि वो यही समझ रहा था कि उसकी माँ अपने घर वापस लौटी है। बेबो जिंशु को समझाने की कोशिश करती है कि 403 में मर्डर किया गया है और ब्लड को साफ करने के चक्कर में रीमो ने काफी पानी इस्तेमाल किया, जिसके चलते इतना बड़ा बिल आया। जिंशु बेबो से पूछता है, तुम्हें बगल की रूम में क्या चल रहा है इसकी पड़ी है या तुम्हारे बेटे के भविष्य की? तुम बात का बतंगड़ बना के मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। इतने सालों से तुम सिर्फ मुझे इरिटेट करती आई हो। 3 साल रात दिन मेहनत करके मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ। तुम चाहती हो मैं जज बनूं, मगर तुम्हारी हरकतें मुझे बर्बाद कर देगी। कम से कम मेरे एग्जाम के दिनों में तो ये नौटंकी मत करो। बेबो उससे कहती है, तुम कभी जज नहीं बन सकते। जिसे अपने आसपास हो रहे जुर्म की परवाह न हो, सिर्फ अपने स्वार्थ की पड़ी हो, वो कानून का रखवाला बन नहीं सकता। मगर मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं चुप नहीं बैठ सकती। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। यार रब्बी के रूम में रीमो आता है। भागने के चक्कर में रब्बी
डुप्लीकेट चाबी लॉक में ही छोड़ के आया था। रीमो जान जाता है उसके रूम में रब्बी ही आया था और उसके हाथ कुछ तो लगा है। अब रीमो चाकू निकाल के रब्बी पे हमला करता है कि तभी वहाँ पे बेबो आ जाती है। उसे घायल पड़ा रब्बी दिखाई देता है। अब रीमो बेबो को मारने मोड़ता है तो वहाँ जिंशु आ जाता है। उसने पुलिस को भी बुलाया है। अब जिंशु और रीमो के बीच हाथापाई शुरू होती है। रीमो जिंशु को पीटने लगता है तो बेबो वहाँ पड़ा ड्रग्स का इंजेक्शन रीमो के पीठ में घुसा देती है। तो अब गुस्से से रीमो बेबो को मारने चाकू बढ़ाता है तो जिंशु बीच में आता है, मगर इसके पहले कि चाकू जिंशु की पीठ में घुस जाए बेबो उसे अपने हाथों से रोकती है। वो रीमो से कहती है मेरे होते हुए तुम मेरे बेटे को छू तक नहीं सकते। रीमो बस उसे देखता रह जाता है। तभी पुलिस आके रीमो को अरेस्ट करती है। अब सच्चाई सामने आती है कि रीमो अपने फेल्यूर से और बेकारी से तंग आ गया था। वो अपनी वाइफ के साथ पैचअप करना चाहता था। उस रात उसकी वाइफ रीमो के बुलाने पे उसके रूम आई, मगर रीमो के खर्चे उठाते उठाते वो तंग आ चुकी थी। तो उसने रीमो को सीधा डिवोर्स का नोटिस दिया। रीमो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से में उसने अपनी वाइफ का गला काट के मर्डर कर दिया और बाथरूम में उसके टुकड़े करने बैठा। बाथरूम की लीकेज की वजह से खून बहते हुए नीचे रूम नंबर 303 में बोनी के यहाँ गया। बोनी वजह जानने 403 में आया तो रीमो ने उसे भी मार दिया। दोनों की लाशों के टुकड़े करके उसने अपनी रूम में छुपाए, फिर अपनी रूम से गायब हुआ। मगर बेबो की तहकीकात ने उसे डरा दिया तो उसने दोनों की लाशों के टुकड़ों को बैग में भर के उन्हें कहीं पे डिस्पोज कर दिया। जासूस बेबो ने ना सिर्फ 4 दिनों में मर्डर केस सॉल्व किया था, बल्कि मर्डरर को पुलिस के हवाले भी किया था। घायल रब्बी को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। उसे ठीक ठाक देख के बेबो को खुशी होती है। अब सुबह हो जाती है। कुछ ही देर में जिंशु की एग्जाम शुरू होने वाली है, मगर पुलिस बिना बयान के उसे छोड़ने को तैयार नहीं। तो उनकी मदद करने शीना आती है। वो सचमुच कमिश्नर की बेटी निकलती है। उसके कहने पे पुलिस जिंशु को जाने की परमिशन देती है। एग्जाम को सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। तो अब बिंगो उनके काम आता है। उसके डैडी ने गिफ्ट की हुई कार लेके तीनों एग्जाम सेंटर निकलते हैं। जिंशु आइन वक्त पे एग्जाम सेंटर पहुंचता है। आखिर बेबो का एक ही तो सपना है, उसका लड़का जज बने। जिंशु के जाते ही थकी हारी बेबो कार की पिछली सीट पे सो जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। अब रब्बी बेबो के ब्यूटी पार्लर में काम करने लगा है। बेबो उसे अपने बेटे की तरह समझती है तो रब्बी अपनी माँ का बॉडीगार्ड बन चुका है। जिंशु बड़े अभिमान से न्यूज चैनल को बताता है कि ये केस उसकी माँ की वजह से सॉल्व हुआ है। मैनेजर की ड्रिंक्स फैक्ट्री को बंद किया जाता है। जासूस मम्मी का पूरे देश में बोलबाला होता है और मूवियाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।